हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने आपको कल ही कहा था कि हम जल्द से जल्द एक न्यू क्रैश कोर्स सीरीज लाने वाले हैं विच इज़ फिजिक्स 2023, जिसके अंदर हम 100 आवर्स के अंदर में जो कंप्लीट फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उन सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज से ही हमारा ये जो सीरीज़ है वो चालू हो रहा है। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है फिजिक्स पर। ये जो चैप्टर है बेसिक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इसमें हमको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना होगा, जैसे साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, जो लॉज और थ्योरी है इनके बीच में डिफरेंस क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके बीच में डिफरेंस क्या है, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। जो साइंटिस्ट हैं और उनकी डिस्कवरी इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है और वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इन सब चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइंस क्या है। तो जो साइंस वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड से आया है, साइंसटिया से, जिसका मतलब होता है टू नो। और संस्कृत में साइंस को क्या कहते हैं, संस्कृत में साइंस को कहते हैं विजनन, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो साइंस है वो क्या है, रिफर टू अ सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सिस्टम है ये साइंस जिसके में हम क्या करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं। ठीक है। अगर हम इसे एक प्रॉपर डिफिनेशन देना चाहें, साइंस को प्रॉपर डिफिनेशन देना चाहें तो वो क्या होगा, it is the pursuit and application of knowledge and understanding of natural and social world following a systematic methodology and based on evidence। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइंस में हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन होता है वो हाइपोथेटिकल नहीं होता है, कोई अजम्पशन पे नहीं होता है। ये एक क्या होता है, एक मेथोडोलॉजी है, एक डिराइव फॉर्म में रहते हैं, डिराइव किया होता है। और एक ये क्या है, एविडेंस प्रूफ होता है, टेस्टेड होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फील्ड ऑफ साइंस आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। तो जो है हमारा साइंस, इसे दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो कि सबसे पहला क्या है, नेचुरल साइंस, स्टडी अबाउट नेचुरल वर्ल्ड। इसमें जो नेचुरल वर्ल्ड जो इसकी स्टडी होती है वो नेचुरल साइंस में आता है। इसके अंदर में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये सब क्या है, नेचुरल साइंस के अंदर में आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है सोशल साइंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। इसकी जो स्टडी होती है वो सोशल साइंस के अंदर आती है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में। साइंस क्या होता है हमको पता चल गया। अब जब हमको साइंस क्या होता है ये पता चल गया, तो अब आते हैं इसके अगले पार्ट में जो हमारा मेन टॉपिक है, फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है। तो जो फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। ठीक है। अगर इसे प्रॉपर डिफिनेशन देना चाहें तो क्या होगा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ basic law of nature and their manifestation of various natural phenomena। तो स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो लॉ ऑफ नेचर क्या होता है, ग्रेविटेशन हो गया, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, इन सब की जो स्टडी है वो किस में आती है, फिजिक्स में आती है। और मैनिफेस्टेशन का मतलब ही क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग। वही क्या है, मैनिफेस्टेशन है। क्लियर है। ये तो हो गया फिजिक्स के बारे में हमने जान लिया। अब जब फिजिक्स के बारे में जान लिया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हम जानेंगे कि लॉ और थ्योरी के बीच में डिफरेंस क्या है, कब थ्योरी है और कब लॉ कहेंगे किसी चीज़ को। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। सो इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द सेंसेस। सेंसेस मतलब टच करना, फील करना, सुनना, देखना। तो इसके थ्रू हम जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे हम टच करके फील करते हैं क्या, कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। ठीक है। फील करने से हमको पता चलता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन जो गैदर की है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। फिर आता क्या है, हाइपोथेसिस, एन आइडिया दैट मे एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या है इसका मतलब,
आपने किसी चीज़ को समझने के लिए आपने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, और उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने क्या किया, एक आइडिया निकाला, आपने एक एजम्पशन मान के चल लिया कि कोई चीज़ ऐसे ही होती है। समझे आप? तो नंबर ऑफ अपने ऑब्जर्वेशन लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने क्या किया, ये डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो इस तरीके से ही वर्क कर रही है। तो वही क्या होता है, हाइपोथेसिस आता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब हाइपोथेसिस के बाद आता है साइंटिफिक थ्योरी। अ हाइपोथेसिस दैट हैज़ बीन टेस्टेड मैनी टाइम्स। तो जो ऑब्जर्वेशन हुआ, अगर आप ऑब्जर्वेशन को कई बार करते हैं और उसके हिसाब से आपने एक एजम्पशन मान के चल लिया, और जो एजम्पशन माना उसके ऊपर आपने टेस्ट किया, और टेस्ट क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइप वो प्रूव हो रहा है, लेकिन 100% प्रूफ नहीं हो रहा है, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है। अब आता है सबसे लास्ट, साइंटिफिक लॉ। अ साइंटिफिक थ्योरी दैट हैज बीन टेस्टेड एंड हैज ऑलवेज प्रूव ट्रू। मतलब जितने बार आप उसे टेस्ट करते हैं वो 100% क्या है, प्रूव होता है, 100% क्या है वो सही होता है, वही आपका थ्योरी लॉ बन जाता है। क्लियर है? तो आपने जान लिया क्या कि लॉ क्या है और थ्योरी क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है, हाउ साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो साइंस के बारे में तो हमें पता ही है, स्टडी ऑफ नेचुरल लॉ, while technology is the practical application of these laws to daily life problem। तो देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर का काम क्या होता है, इंजीनियर का काम होता है डिज़ाइन करना, और वो डिज़ाइन करता क्यों है, ताकि वो जो ह्यूमंस प्रॉब्लम है उसे क्या करे, ईज कर सके, या उसे क्या करे, कंप्लीटली सॉल्व कर सके। तो उसे जो उसने डिज़ाइन किया है उसे प्रैक्टिकली पॉसिबल किसके थ्रू बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाया जाता है पॉसिबल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, छोटा एग्जाम्पल सबसे पेंसिल हो सकता है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सेलफोन है। ये क्या है, हमारे जो प्रॉब्लम है उसे ईज करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है। ये सभी क्या है, टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते तो आता है क्या टॉपिक, फोर्स। अब सिंपल वे में फोर्स किसे कहेंगे, सो a push or pull that can cause an object to change its velocity or shape। तो सिंपल भाषा में फोर्स क्या है, पुश है या पुल है। जैसे कि आप एक पेन को एक टेबल में रख देते हैं, तो अभी उसकी पोजीशन क्या है, वो रेस्ट में रहेगा। जैसे ही आप उसको पुश करेंगे, पुश करने से क्या होगा, वो आगे की ओर उसका एक मोशन हो जाएगा। ठीक है। तो पुश और पुल करने से जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मोशन में जो चेंजेस हो रहा है, या उसके शेप में जो चेंज हो रहा है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं। तो पुश और पुल की वजह से ही चेंजेस हो रहे हैं, तो वो पुश और पुल को ही हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स है दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल फोर्स और दूसरा होता है डिराइव फोर्स। फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, जिसे डिराइव करने की जरूरत नहीं होती, वो नेचुरली इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए, और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हो गए। ये सभी जो फोर्सेस हैं ये क्या है, फंडामेंटल फोर्स है। और दूसरा क्या होता है, डिराइव फोर्सेस। डिराइव फोर्सेस मतलब जिसे डिराइव करना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ये दोनों क्या है, डिराइव फोर्सेस हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या ऑटोमेटिकली अपने आप तो नहीं लगे रहते हैं, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसी सिचुएशन की वजह से एग्जिस्ट करता है। जैसे कि जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और मोशन होता है उनके बीच में, तब फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। और सिमिलरली जब एक कॉइल होता है, स्प्रिंग कॉइल होता है, अगर जब आप उसे कंप्रेस करते हैं, उस पर एक ऊपर की ओर से प्रेशर डालते हैं, तो क्या वो करता है, वो उसे अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, और वो वापस एक क्या रिवर्ट बैक एक फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो जब और हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं वो सभी किस चीज़ के ऊपर होगा, फंडामेंटल फोर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है,
यूनिवर्सल फोर्स है, म्यूचुअल एट्रैक्टिव फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगता क्या है, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई करता है। तो ये एक छोटा से छोटा चीज़ भी हो सकता है और यूनिवर्सली कहीं भी हो सकता है, जैसे कि सन हो गया और अर्थ हो गया, इनके बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो सन हो गया और मून हो गया, इनके बीच में भी है। अर्थ और मून है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उनके बीच के डिस्टेंस में ये डिपेंड करता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में आगे के चैप्टर्स में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसके लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका नेचर जो होता है क्या होता है, वीक होता है। अब अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जैसा नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कहाँ लगते हैं, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों नेचर का हो सकता है, एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से जो क्या है 10⁻38 टाइम्स होता है। जो ये फोर्स है जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो फोटॉन्स होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं इसके लिए भी हमें क्या है, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, नो मीडियम रिक्वायर। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गए, ये दोनों ही क्या हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस के बीच में भी ये फोर्सेस लगते हैं, इसलिए ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। अब आगे जो आता है ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सा है, फोर्स ऑपरेटिंग विथ इन न्यूक्लियस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये किस के बीच में लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस है। अब ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस कैसे हो गया, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो जैसा कि ये पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में लग रहा है तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस है। और जो इसका नेचर होता है वो सभी फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग होता है। फिर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ये ऑपरेट्स विद इन न्यूक्लियस, ये भी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके क्या है, रेडियो एक्टिव डीके इज द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस लूजेस देयर एनर्जी बाय रेडिएशन, और इस रेडिएशन के थ्रू ही अल्फा बीटा रेज जो है वो निकलती हैं। और ये जो फोर्सेस होता है वो नेचर जो इनका होता है वो काफ़ी वीक होता है। तो ये था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसे ही हम क्या कहते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बेसिक यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। आप आई होप आपको आगे जो एग्ज़ाम है उसमें ये काम आ जाएंगे। जैसे कि इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो सोनार है, सोनार किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, इस पे वर्क करता है। जो रेडियो और टेलीविज़न एक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पे डिपेंड करता है। फोटो सेल्स जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो किस पे वर्क करता है, इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। जो लेज़र है वो किस पे वर्क करता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इस पे वर्क करता है। जो कंप्यूटर है वो डिजिटल लॉजिक इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये था आपका टेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ये आपके आगे के एग्जाम में काम आएगा। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं वो क्या है, फिजिसिस्ट और या साइंटिस्ट जो है और उन्होंने जो डिस्कवरी की, इसके बारे में एक आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये काम आएगा। अब यहाँ पर तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो जाते जाते आपसे दो क्वेश्चन है।
एक फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? कौन से साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है? तो गैलीलियो इसका आंसर है। और फादर ऑफ फिजिक्स इन इंडिया किसे कहते हैं? होमीर जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा, इन्हें क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं इन इंडिया। ठीक है। तो